देश में लगातार अलग अलग मस्जिद में सर्वे किया जा रहा है, उस पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लिस्ट में हो सकता है बहुत से मंदिर उस लाइन में आ जाएं कि उसके नीचे पहले मस्जिद थी, फिर किसी राजा की वो शासन आया, उसने मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना दिया। तीसरा तो कमल को जाएगा और पहला दूसरा भी हम डाल देंगे आपका कमल पे। हिजाब मुझे लगता है इट इज वेरी सिंपल। मैं पहने बैठी हूँ, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? किसी के भी हाथ में आपको स्याही नहीं हो, सबका वोट पड़ चुका है। कहाँ से वो वोट पड़ा? संभल, बहराइच, और ये अगर नहीं रोका गया तो ये पूरे देश में आग लगा देगा। मुझे लगता है कि जितना कपड़े उतारने की आज़ादी की बात करती है मीडिया, उसको ये भी सोचना चाहिए कि जो कपड़े पहनने की आज़ादी चाह रहे हैं, ये उनका भी राइट है कि हम कितने कपड़े पहन सकते हैं। मैं आपके चैनल से आज बहुत एक स्पेशल बात कहूँगी। दरबार में शाहों के सर खम नहीं करते, दुनिया यही करती है मगर हम नहीं करते। ये बात समझनी चाहिए गवर्नमेंट को। और हाउस अरेस्ट ऐसे नहीं होता है कि 2 कांस्टेबल बिठा दिए, 4-5 थानों की पुलिस भी होगी, टीयर गैस भी होगी और पीएससी भी होगी। मतलब एक महिला को रोकने के लिए हाल। न्यूज़ डेस्क 7 मीडिया के सभी दर्शकों और पूरी टीम की इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई और लगातार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सुमैया राणा को पॉडकास्ट में इनवाइट किया जाए। तो आज न्यूज़ डेस्क 7 मीडिया में हमारी खास मेहमान है देश के सबसे मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी और सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है सुमैया जी। शुक्रिया। लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी, हमारे दर्शक कमेंट कर रहे थे कि आपको बुलाया जाए हमारे पॉडकास्ट में, इसलिए हमने आपको बुलाया। शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल यही है कि इतने मशहूर शायर मुनव्वर राणा की आप बेटी हैं, कैसा लगता है? देखिए, ये जितना सुनने में और समझने में अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसी अजीम शख्सियत की बेटी हूँ जिन्होंने अदब के दुनिया में न सिर्फ उर्दू अदब बल्कि हिंदी अदब भी कह लें तो उसमें एक बड़ा नाम किया, बड़ा काम किया। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, क्योंकि जो काम उन्होंने किया, जाहिर सी बात है उसको सिर्फ मेंटेन हम लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसको आगे बढ़ाना तो एक बहुत नामुमकिन सा है। तो ये एक बहुत ही खुशनुमा एहसास, बहुत फख्र भी महसूस होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। और ये लगता है कि हम लोग कुछ ऐसा कर सके जिससे पापा का नाम जो है वो बिल्कुल जैसे वो उनकी जिंदगी में बुलंदी पर था, उनके बाद भी वो बुलंदी पर रहे, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि खबरों में हो, चाहे लोगों के मुंह से सुना जाए, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा, हमेशा आपके नाम के साथ उनका पहला नाम जुड़ता है। काफी अच्छा लगता होगा आपको ऐसा सुनते हुए, देखते हुए। सुमैया जी, आप पर्सनल लाइफ में आपके क्या रहा और कुछ ऐसे खूबसूरत पल जिन्हें आप चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ? बिल्कुल। देखिए, पर्सनल लाइफ का तो यूं है कि वैसे यूं देखा जाए तो बेसिकली मैं एक जर्नलिस्ट रही हूँ। मैंने तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया, बहुत सारे अखबारात में, बड़ी मैगजीन इंडिया की नामी, उसमें भी काम किया एज ए जर्नलिस्ट। मैंने फील्ड पे ही काम किया ज़्यादातर। तो पर्सनल लाइफ में तो ये रहा कि भाग दौड़ हमेशा रही। मुझे शौक रहा अपने आप को बिजी रखने का, और लिखने पढ़ने से रिलेटेड जितने भी काम हो सकते हैं मुझे शौक रहता था, तो वो मैंने किए। लेकिन क्योंकि जर्नलिज्म एक बहुत मुझे हेवी टास्क लगता था, क्योंकि मैंने जिस तरीके से आज मैं पॉलिटिकल फील्ड में कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, उसी तरह मैंने पत्रकारिता की लाइन में भी बहुत कुछ अलग किया। और जो मेरे पुराने जर्नलिस्ट साथी हैं या जो मेरे उस्ताद रहे हैं, उसमें बॉस रहे हैं, वो सब मेरे काम से वाकिफ़ हैं, जानते हैं। और उनको ये पहले भी वो लोग ये कहते थे कि तुम बहुत बड़ी नेता बनोगी एक दिन, कुछ उनको लगता होगा गट्स, तो बहरहाल उनकी शायद जुबान कबूल हो गई। तो पर्सनल लाइफ तो बड़ी आपाधापी की रही और हमेशा मैंने अपने आप को बिजी रखा। अगर आप खूबसूरत पलों के बारे में पूछना चाह रही, तो मुझे लगता है खूबसूरत पल आज की तारीख में अगर पूछेंगे तो वही होते हैं जो माँ बाप के साथ गुजारे होते हैं। और अब अगर हम किसी अच्छे वक्त को सोचते हैं तो उसमें हर जगह पापा मौजूद होते हैं। बचपन सोचते हैं तो बचपन का वो वक्त जब पापा के साथ उंगली पकड़ के हम लोग जाते थे, स्कूल गए, कभी कहीं गए, वो याद आता था। फिर सोचते हैं बड़ेपन में, तो फिर उस वक्त जब शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी मेरी, बाद में अब सोचते हैं तो वो वक्त जब हम पापा के साथ बैठ करके मशवरा करते थे, सलाह लेते थे, पापा हम लोगों को सीख देते थे। मेरे साथ उनका वक्त जो था वो हमेशा कुछ सीखने सिखाने में ज़्यादा रहा।
मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ, उनकी सबसे बड़ी औलाद हूँ क्योंकि, तो वो वक्त मेरी आप जिंदगी शायद के, 5 बहनें मैं हैं, 5 बहनें हूँ और एक भाई भाई है है, हमारा। बिल्कुल। मैं सब में बड़ी हूँ भाई बहनों में, तो जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ज्यादा रही और पापा का थोड़ा सा कुछ चीजों का फोकस मेरे ऊपर रहता था क्योंकि मैं शुरू से ही इन सारी चीजों पर नजर रखना, फील्ड में रहना, तो वो सब खूबसूरत पल ऐसे हैं जो शायद अब कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैंने उनको बहुत सहेज के और सजो के अपने पास रखा हुआ है। और मुझे जब भी कुछ भी होता है तो मैं आज भी आंख बंद करके अकेले में बैठ के मैं ये एहसास करती हूँ कि मैं पापा के सामने बैठी हूँ और मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ या मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया है, जी। तो फिर ये पॉलिटिक्स में आने का क्या मतलब था? देखिए पॉलिटिक्स टास्क में इसमें भी है, बहुत बड़ा टास्क है बहुत बड़ा पॉलिटिक्स में। टास्क है और पॉलिटिक्स में एक्चुअली आई नहीं। मैंने बताया कि क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट रही हूँ, आप बेहतर जान सकती हैं इस बात को कि उसमें अवेयर होते हैं, अवेयरनेस, जर्नलिस्ट अवेयर रहते हैं हमेशा, एक अवेयरनेस मेरे अंदर हमेशा से रही है। खासकर अगर देखा जाए तो जो महिलाओं को लेकर के प्रॉब्लम्स होती थी, वुमेन रिलेटेड या चाइल्ड इश्यूज होते थे, उन पे मैंने शुरू से बहुत अच्छा लिखा भी और मैं उस पर यूं भी एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करती रही। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 2019 में जब सीए और एनआरसी वाला मुद्दा निकलने लगा, तो उस वक्त में, अब क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकती थी, मैंने अपने हिसाब से उसका एहतजाज किया और एक देश संविधान बचाओ देश बचाओ एक आंदोलन करके एक ग्रुप बनाया गया था, उसमें मैं को कन्वीनर थी जी। तो उसकी वजह से फिर मुझे पेश पेश रहना पड़ा इस आंदोलन में। और ये आंदोलन से होते हुए मैंने रास्ता पॉलिटिक्स का सफर तय किया और मुझे लगता है ये नया नहीं है। इस देश में बड़े बड़े आंदोलनों से बड़े बड़े नेता निकल के आए, मुझे उम्मीद है कि मेरा सफर भी आगे तक अच्छा और मजबूत रहने वाला है इंशाल्लाह। तो बस ये रहा पॉलिटिक्स में आने की वजह रही। अच्छा, सीएए का जिक्र किया, तो 2019 में आप इस आंदोलन में उतरी, इसके विरोध में उतरी। जी बिल्कुल। कई लोगों से हमने सुना कि आप पहचान बनाने के लिए, फेम पाने के लिए इस आंदोलन में उतरी। कितना सच्चाई है इसमें? और देखिए फेम पाने के लिए कोई कैसे उतर सकता है, मतलब अगर हम अभी बैठे बैठे ये सोचें कि हमें उस फील्ड में फेम पाना है तो हम चाह के भी नहीं कर सकते। ये सब बहुत स्पॉन्टेनियस था। जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था उस वक्त में यहाँ पे हम लोग भी प्लान कर रहे थे कि कुछ ऐसा होना चाहिए, बल्कि लखनऊ से पहले इलाहाबाद में और कानपुर में शुरू हो चुका था प्रोटेस्ट। लखनऊ बाद में शुरू हुआ। तो एक दिन फ्राइडे को 17 जनवरी 2020 की बात है, कुछ महिलाएं वहां जाकर के बैठी, हम लोगों को खबर मिली, वहां पहुंचे और फिर वो अगले दिन से जब वो पुलिस का मामला हुआ, एक्चुअली वो आंदोलन का जो असल रूप था वो हुआ था 18 जनवरी से, जब पुलिस के पीछे मैं कंबल चोर पुलिस कहते हुए मैं दौड़ रही थी, जब वो हमारे कंबल और कारपेट चोरी करके भाग रहे थे। तो वहां से वो चीज हाईलाइट हुई कि कौन दौड़ रहा था। अब जाहिर सी बात है, आप अगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म से तो आप हो। उसको लेकर दौड़ क्यों रही थी? मतलब मैं नहीं दौड़ रही थी, पुलिस हमारे पास से कंबल छीन के लेके भाग रही थी कि ओढ़ने नहीं देंगे। लोगों ने हम लोगों को प्रोवाइड कराए थे बंडल्स, तो वो जब पुलिस ने एकदम से उठाए, एकदम से उनका दस्ता आया, उठा के भागने लगी, तो मैं पुलिस के पीछे भाग रही थी, ये कहते हुए कि चोर है उत्तर प्रदेश की पुलिस, तानाशाह है, ये वो करते हुए। बहरहाल तो वो एक क्लिप, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, वो बहरहाल वीडियो क्लिप बनी और फिर वो पूरे में हाईलाइट हुई। और मुझे उसी के बाद लोगों ने बताया कि उस दिन वो ट्विटर पे फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड कर रही थी, कंबल चोर यूपी पुलिस करके वीडियो। तो कोई चीज प्लान हो, मुझे लगता है कि आप शोहरत तो प्री प्लान नहीं कर सकते। शोहरत तो आपको आपकी मेहनत और स्पॉन्टेनियस ही मिलेगी, क्योंकि आप उसको कैसे प्लान कर लेंगे? इतनी बड़ी दुनिया है, आप कैसे अपने आप को मशहूर करेंगे? यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, या आपको कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा कि आपको लोग मशहूर करें। तो देखिए, ये वो लोग भी कह सकते हैं जो शायद ऐसा चाहते थे, उनके साथ नहीं हुआ, तो उनके लिए बहुत हार्ड लक। लेकिन इसके खिलाफ आप क्यों थी? सीए के खिलाफ क्यों हाँ, थी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हालांकि इसका जवाब अब बहुत दिन बाद फिर से मुझे देना पड़ रहा है। देखिए, क्योंकि जितना मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, मैं बहुत ज्यादा कोई काबिल तरीन नहीं हूँ, लेकिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और उस जमाने में मुझे ज्यादा लगा कि क्या लिखा है। हमारे पास एक ऑलरेडी एक कानून था जिसमें हमारे देश की नागरिकता को लिया जा सकता है, कोई भी ले सकता है। उसमें आपने चुन चुनकर मुस्लिम कंट्रीज को अलग कर दिया। यही तो था सीए का बिल जो आया था, बाद में ये कानून बना। तो उसमें एक स्पेसिफिक धर्म के लोगों को आपने जो अलहदा किया, हमारा विरोध वहां पर था।
फिर आपने उसमें और क्रिश्चियंस को भी पहले अलग किया था, बाद में उनको इंक्लूड कर लिया। तो क्या मुसलमान इस देश के नहीं है? भाई हमारे वहाँ के लोग तो ज्यादा इधर उधर हैं जो, और खासकर पाकिस्तान अगर देखा जाए तो, जैसे यहाँ के लोग वहाँ उस वक्त के बंटवारे में, उस वक्त के हालात में चले गए होंगे। हो सकता है बहुत से लोग वापस आना चाहते हों या नहीं आना चाहते हों, लेकिन आपने उस कानून के सामने एक दूसरा कानून लाके खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उस वक्त जब देश में ऑलरेडी बड़े मुद्दे चल रहे थे, देश में बेरोजगारी चरम पर तब से चल रही है, आज भी है, देश का युवा भटक रहा है, उस वक्त में आप सिर्फ ऐसे कानून लाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात और नहीं समझ में आती, इस गवर्नमेंट की एक बड़ी बदनसीबी यह है कि वो जिनके हित के लिए कानून लाते हैं वही इनके विरोध में उतर जाते हैं। आप देखिए कि ये सीए के लिए लेकर आए, इन्होंने ये बताते रहे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें से मुसलमान नहीं थे जो विरोध कर रहे थे, इसमें देश के बड़े बुद्धिजीवी थे, वो भी इसके खिलाफ थे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स थे वो सब इसके खिलाफ थे। सिर्फ ऐसा नहीं था ये मुसलमानों का नाम दिया गया। आप किसानों के लिए कानून लाए, वो आपके खिलाफ खड़े हो गए। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जिनके, और ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है, आप जिसका हित सोच रहे हैं वो आपसे भागने की कोशिश कर रहा हो। तो कहीं ना कुछ तो खराबियां होंगी ना। लेकिन इस कानून में ये कहा गया जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो अफगानिस्तान, उनको नागरिकता देना, तो आप समझी नहीं मेरी बात। इन्होंने ये कहा था कि ये 3 कंट्रीज हैं, इनके अलावा ये किसी को भी नागरिकता नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, यहाँ के गैर मुसलमानों को ये नागरिकता देंगे और यहाँ के मुसलमान नागरिकता नहीं ले सकते। तो पहली चीज तो कौन नागरिकता आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक अरसा हो गया मेरी अपनी जिंदगी में, मेरे अपने इतने सालों में मैंने तो नहीं देखा। पहले तो शादियां वादियां हुई होंगी तो शायद 1-2 लोग आए, वरना अब तो वो सब भी बंद हो चुका है। तो किसी गड़े मुर्दे को उखाड़ के एक नए तरीके से पेश करना, इसका मतलब कि आप कोई प्रोपेगेंडा प्लान कर रहे हैं, और वही हुआ। वो तो कहिए कि इस देश की महिलाओं ने झांसी की रानी अहिल्याबाई, बेगम हजरत महल का रूप दिखाया। रजिया सुल्तान बनके खड़ी हुई सामने और एक बड़ा आंदोलन किया, तो जाकर ये थोड़े ठंडे पड़े। वरना ये तो पता नहीं कि कौन सा क्या करना चाह रहे थे, उसी वक्त में क्या करना चाह रहे थे। महिलाओं ने, इस देश की महिलाओं ने ताकत दिखाई, और यकीनी तौर पर ये उसका नतीजा है कि आज ये एनआरसी नहीं कर पा रहे, वरना सीए के बाद सीधे सीधे एनआरसी का इनका पूरा प्लान था। सुमैया राणा एक मशहूर शायर की बेटी हैं और खुद कवित्री भी हैं, तो जाहिर तौर पर है कि आपको कुछ शायराना अंदाज आपके अंदर है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए आप। क्योंकि मेरी तो जो शायरी है बेसिकली बहुत निस्वानी, मीन्स वुमेन रिलेटेड होती है, बट मैंने कुछ थोड़ा बहुत अलग हटके कहा है, वो मैं आपको तरन्नुम में 3 शेर उसके सुनाती हूँ। हालांकि गला वगैरह बैठा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, कोशिश है ये कि जुगनू तेरी यादों के सोने नहीं देते हैं, जुगनू तेरी यादों के सोने नहीं देते हैं, हंसने नहीं देते हैं, रोने नहीं देते हैं। वो लोग मोहब्बत की फसलें सभी काटेंगे, वो लोग मोहब्बत की फसलें सभी काटेंगे, जो बीज मोहब्बत का बोने नहीं देते हैं, जो बीज मोहब्बत का बोने नहीं देते हैं। और इसका एक शेर है कि खंजर को छुपाने की मोहलत भी नहीं मिलती, खंजर को छुपाने की मोहलत भी नहीं मिलती, दामन भी मुझे अपना धोने नहीं देते हैं, दामन भी मुझे अपना धोने नहीं देते हैं। तो बेसिकली जो आपने ये लिखा, खुद से लिखा है, जी हाँ, तो आपने विरोध में लिखा सत्ता पक्ष के, इसमें जिस तरह बिल्कुल कि आपने ये गौर किया होगा अगले शेर में कि जो लोग मोहब्बत की फसलें सभी काटेंगे, वो बीज मोहब्बत का बोने नहीं देते हैं। आप आके बहुत सारे ऐसे नारे लगाते हैं,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस तरह से। लेकिन वही लोग, और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना है और 3 तलाक से मुक्ति दिलाना है, लेकिन आप उसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं बल्कि जड़ें काट रहे हैं। ये इसका मेन थीम है। तो ये इनकी कार्यशैली है। तो कभी कभी जब कहते हैं कि कलम में कुछ तेजाब आ जाता है स्याही की जगह, तो इस तरह के शेर भी निकल जाते हैं। तो ये आपने तेजाब के माध्यम ये से, तेजाब ही है, इसको समझ लीजिए। तेजाब के माध्यम से। अच्छा सुमैया जी, सबका ये सवाल है और सबके जहन में सवाल उठता है कि सुमैया ने कांग्रेस सरकार भी देखी, सपा की सरकार देखी, बसपा की सरकार देखी, फिर सुमैया ने सपा को ही क्यों ज्वाइन किया और सपा में ऐसा क्या देखा भाई? मैंने सपा कांग्रेस की यूपी की गवर्नमेंट नहीं देखी, तब मैं बहुत छोटी थी। हाँ। हम लोग कैलकाटा रहते थे तो 2020 में आपने ज्वाइन किया था हाँ, इसे? तो मैंने हाँ सपा की पहले की गवर्नमेंट देखी है जब मैं पढ़ रही थी, छोटी थी। और उसके बाद बीएसपी मुझे याद है, उनकी भी मैंने सरकार देखी। और फिर सपा की मैंने 2012 वाली सरकार भी देखी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि समाजवादी पार्टी का जो मुझे सबसे अच्छा रूप लगा, मैं जैसा अपने पापा के जबान से नेताजी के लिए सुनती थी, क्योंकि वो उनके जमाने की बात थी, मुलायम सिंह जी के लिए, कि वो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और हर किसी को गले लगाते हैं। फिर वो वक्त तो खैर मैंने उसको प्रैक्टिकल तो किया नहीं, क्योंकि मैंने सुनी थी जबानी और लोगों से काफी वो। लेकिन जब हम लोगों का दौर आया और जब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के वक्त में बात होनी शुरू हुई, तो मेरा उनका सामना कई बार ऐसे हुआ कि उनकी बेटी अदिति और मेरी बेटी मिशा वो क्लोरेटो में साथ में थी, एक ही क्लास में थी। तो स्कूल में कई बार सामना हो जाता था। तो बहुत अच्छे से वो मिलते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी वो फ्रेंड रहे हैं शुरू में। तो उनका जो स्वभाव था, मुझे ये लगता था कि वो एक इतने बड़े व्यक्तित्व के बेटे हैं। वो भी उस वक्त में वो सीएम नहीं थे, मैं जब की बात बता रही हूँ। फिर वो सीएम हुए, तो उनको मुझे देख के बहुत ही हैरत होती थी कि 2012 की मैं बात कर रही हूँ, कि वो इतने सरल स्वभाव। मैं एक बार निकल रही थी हजरतगंज से, उनकी गाड़ी आ रही थी, तो उन्होंने मुझे तो खैर नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग वहां पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने फौरन गाड़ी रोकी, शेक हैंड किया, मतलब एज अ सीएम। मुझे बहुत सारी उनकी ये चीजें बहुत अपील करती रही कि नेता असल वो होता है जिसका जुड़ाव हो लोगों से। फिर जब मैं उनसे बात मेरी शुरू हुई, कांटेक्ट हुआ, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनको वो बाय नेम बाय फेस यूं ही पहचान लेते थे। लोग कहते हैं कि नेताजी में भी गुण था बहुत बड़ा, कि वो कभी भी मिले हुए लोगों को बहुत रिगार्ड करते थे और पहचान जाते थे, उसके जिले से बुलाते थे। वो सेम अखिलेश जी में। दूसरी पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगी, बल्कि दोनों ही पार्टीज में थोड़ा सा मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती कि जो उनका शीर्ष नेतृत्व है वो ख्वाबो ख्याल की बातें हैं, उनसे मुलाकातें, एक जगह तो पैसे बहुत खर्च करने पड़ेंगे मिलने के लिए, तो मेरे पास उतने नहीं थे, तो मैं नहीं खर्च कर सकती थी। और दूसरी जगह ये था कि वो चांद को छूने के बराबर था मामला। तो मेरा तो ये था कि मुझे जहाँ सम्मान मिले, जहाँ अपनापन मिले, और एक ऐसी जगह जहाँ पर वो परवरिश मिली हो, अपने पिताजी से बेटे तक आई हो, जिसका जिसका पूरी दुनिया में सम्मान होता हो, तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत अपील करी। और फिर मैंने ये फैसला किया, और मैंने पहले पापा से अपने इस चीज़ का मशवरा किया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बड़ा फैसला था ज़िंदगी का, पॉलिटिक्स में जाने का। तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा, बिल्कुल, और वो एक ऐसा परिवार है जो हम लोगों के परिवार जैसा ही है, और मुझे लगता